हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल आरके एजुकेशन एरेना पे। आप सभी को पता है क्लास 10th के फिजिक्स में हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में बताया था और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में भी थोड़ा बहुत बताया था। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में थोड़ा बहुत और हमको जानना है, जो हम इस वीडियो में जानेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसे कि म्यू या एन से डिनोट किया जाता है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड, ये बराबर होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकेंड। लेकिन एग्जैक्टली इसको हम फार्मूला के रूप में यूज़ नहीं करते हैं, कुछ चेंज करते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, μ1 बाय μ2 इज इक्वल टू v1 बाय v2। इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसे कि हम लोग ऑप्टिकल डेंसिटी कहते हैं, तो ऑप्टिकल डेंसिटी जब बढ़ता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कम होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्टिकल डेंसिटी जब बढ़ता है तो स्पीड ऑफ लाइट कम होता है, ऑप्टिकल डेंसिटी जब घटता है तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, बढ़ता है। तो इस टर्म में ये फॉर्मूला जो है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। कैसे चेंज हो जाता है, तो ये हो जाता है, इसे μ1 बाय μ2, ये हो जाएगा v2 बाय v1। कैसे होगा समझिए। इसको समझने से पहले हम दो टाइप के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं उसको समझते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक होता है हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आर इंडेक्स लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, जिससे आप लोगों को ज़्यादा लिखना भी नहीं पड़ेगा और समझ में आ जाएगा। और दूसरा होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ये दो तरह के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं। अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इसमें जो है एक मीडियम जो होता है वो हमारा क्या होता है, एयर होता है। एयर या वैक्यूम, एयर या वैक्यूम कुछ भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम कंसीडर करके चलते हैं कि एयर हो या वैक्यूम हो, दोनों में स्पीड ऑफ लाइट सेम ही है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसलिए हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या करते हैं, एक मीडियम को एयर या वैक्यूम लेके चलते हैं। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग रिलेटिव में, कि इसमें दो अलग अलग मीडियम यूज होता है। इसको आगे देखेंगे, पहले हम देखते हैं एब्सोल्यूट के बारे में। एब्सोल्यूट के बारे में देखते हैं कि क्या होता है। चलिए एब्सोल्यूट के बारे में देखते हैं। अब क्या हुआ कि मान लीजिए कि हमें भी किसी भी बॉडी का क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो हम लिखेंगे m1 बाय m2 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अब इसमें क्या होगा, अगर कि एक मीडियम मान लेते हैं कि हम लोग रखते हैं ग्लास को, क्या रखते हैं, ग्लास। पहला मीडियम हमारा, पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास है, यानी कि म्यू क्या है हमारा, एक ग्लास है। और दूसरा म्यू क्या करेंगे, तब हम क्या रखेंगे, एयर रखेंगे। क्या रखेंगे, एयर रखेंगे। दूसरा मीडियम हम क्या रखेंगे, एयर रखेंगे, जो कि ज़रूरी है। पहला मीडियम ग्लास रखेंगे, दूसरा मीडियम क्या रखेंगे, एयर रखेंगे। क्यों? एब्सोल्यूट में दूसरा मीडियम यानी कि जिसके रिस्पेक्ट में हमको निकालना होता है वो हम क्या रखते हैं, एयर। और आपको मैंने बताया था कि इसको किस तरह से लिखते हैं, तो म्यू किसका निकालना है, ग्लास का निकालना है तो जी रख दिए, किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, एयर के रिस्पेक्ट में निकालना है तो ए रख दिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग क्या करते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। अब देखिए कि यहाँ पे ग्लास ऊपर है, एयर नीचे है, तो ये क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। यानी कि अब ऊपर में क्या आएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और बट्टे में क्या आएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमारा होता है वो लाइट के स्पीड का क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि ऑप्टिकल डेंसिटी अगर बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ लाइट घटेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा तो स्पीड ऑफ लाइट क्या बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस कारण से ये मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है, आप लोग देखिएगा। तो ग्लास का निकालना है एयर के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ उल्टा हो जाएगा। यानी इस फॉर्मूला में हमारा क्या आएगा, चेंज आएगा। अगर μ1 बाय μ2 है तो ये क्या हो जाएगा, v2 बाय v1। अगर 2 को निकालना है, मान लीजिए कि 2 का निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, 1 के रिस्पेक्ट में, तब क्या होगा,
1/2। आप सिंपली ध्यान में रखिएगा कि जिसका निकालना है तो स्पीड ऑफ लाइट में क्या आएगा, चेंज हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए ग्लास का तो टर्म में मैंने आपको बता दिया, अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कि डायमंड का। जैसे कि डायमंड का निकालना है तो स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, एयर के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। तो एयर के रिस्पेक्ट में जब भी निकालेंगे तो एब्सोल्यूट होगा। अब डायमंड का निकालते हैं तो म्यू लिखेंगे ऊपर डायमंड, डी यानी ऊपर डायमंड, किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, एयर के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होगा कि अब एयर में स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर यानी कि v जो होगा वो एयर में कितना होगा, और नीचे क्या होगा, v क्या होगा, डायमंड में कितना होगा, डायमंड में कितना होगा। ठीक है, तो म्यू निकालेंगे d और एयर में। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना होता है, तो ये तो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और डायमंड में कितना होता है तो 1.24 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो 10⁸ कट जाएगा और इसको जब करेंगे तो ये 2.42 आता है। क्या आता है, 2.42 आता है। तो हमें पता होगा, आप लोगों को बुक में दिया होगा कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, तो 2.42 होता है। अब एयर का कैसे 1 होता है, एयर का कितना होता है 1। अगर हम एयर को निकालते हैं किसके रिस्पेक्ट में, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में, क्योंकि वैक्यूम और एयर में दोनों में सेम है। तो दोनों में अगर उल्टा भी करेंगे तो क्या होगा कि लाइट का स्पीड क्या होगा, दोनों में तो सेम ही है। तो 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ दोनों कैंसिल आउट हो गया, कितना आया 1। तब हम कहते हैं कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1 है। उसी तरह से मैंने आपको ग्लास का 1.5 निकाल के दिखाया था, पिछले क्लास में मैंने ग्लास का आपको निकाल के दिखा दिया था। तो आपको करना क्या है, फॉर्मूला में चेंज कर देना है। μ1 का निकालना है 2 के रिस्पेक्ट में तो स्पीड 2/1 हो जाएगा। अगर 2 का निकालना है 1 के रिस्पेक्ट में तो स्पीड 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1 का निकालना है 2 के रिस्पेक्ट में, इसको यहाँ पे कहने का मतलब है 1 का निकालना है 2 के रिस्पेक्ट में तो स्पीड क्या हो गया, 2/1 हो गया। यहाँ पे क्या करना है, 2 का निकालना है 1 के रिस्पेक्ट में तो स्पीड क्या हो गया, 1/2 हो गया, 1/2 हो गया। तो इस तरह से हमको इसको करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकालना है। और डायमंड का हमने निकाला कि कैसे निकालना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, यहाँ क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। अब 1 का निकालना है, ये चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होगी कि अगर 1 का निकालना है 2 के रिस्पेक्ट में तो स्पीड 2 होगा और 1 हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। अगर 2 का निकालना है 1 में तो 1/2 हो जाएगा। अपोजिट कर देना है, सिर्फ इसको देखिएगा आप तो आपको क्या होगा, समझ में आ जाएगा। अब हम लोग जानते हैं थोड़ा सा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये तो था एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टर्म मैंने आपको बताया उस टर्म में कोई बदलाव नहीं आएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में कोई बदलाव नहीं आएगा। बदलाव आएगा तो किस में आएगा, वो आएगा आपके, जैसे हम करते हैं यहाँ, वो किस में आएगा, बदलाव जो हमारा आएगा वो आ जाएगा सिर्फ मीडियम में। कि यहाँ क्या होगा कि दोनों मीडियम क्या होगा, दोनों मीडियम अलग अलग होंगे, दोनों मीडियम अलग अलग होंगे। यहाँ पे हम एयर को लेकर नहीं चलेंगे। रिलेटिव में क्या करेंगे, रिलेटिव में, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब हम निकालते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब हम निकालेंगे तो इसमें क्या होगा कि फॉर्मूला सेम ही रहेगा, μ1/μ2 बराबर v2/v1। अब मैं ये यहाँ पे पलट के डायरेक्ट ये जो फॉर्मूला है यही लिख रहा हूँ, एग्जैक्टली सही फॉर्मूला यही है, μ1/μ2 बराबर v2/v1। अब रिलेटिव में क्या हुआ कि अभी एब्सोल्यूट में हम क्या कर रहे थे कि जिसके रिस्पेक्ट में हमको निकालना है वो हमने एयर रखा था या वैक्यूम रखा था, जिसमें कि स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, वो क्या रखा था, एयर और वैक्यूम हमने रखा था। लेकिन यहाँ पे क्या करना है हमें कि एयर और वैक्यूम नहीं रखना है, दोनों अलग अलग मीडियम रखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर म्यू निकालना रहता डायमंड के किसके रिस्पेक्ट में, ग्लास के रिस्पेक्ट में, तो अब देखिए एयर आ रहा है रिस्पेक्ट में, नहीं आ रहा है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि v हो जाएगा ग्लास का बटे v हो जाएगा डायमंड का, v हो जाएगा, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में कितना है और स्पीड ऑफ लाइट डायमंड में कितना है। इसी तरह का अगर मैं बोलूँ कि म्यू निकालना है ग्लास का वाटर के रिस्पेक्ट में
तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर हो जाएगा और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अब आपको न्यूमेरिकल में जब आप कीजिएगा तब आपको एग्जैक्टली पता चलेगा। अब μ1 μ2 v2 v1 सब कुछ आपको दिया हुआ है। अब इस फॉर्मूला से कहिएगा कि आप क्या निकलेगा, तो सिर्फ इससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही नहीं निकलता है। मान लीजिए कि आपके पास अगर कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हो, 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हो और एक क्या दिया हो, स्पीड ऑफ लाइट दिया हो, तो आप उससे क्या निकाल सकते हैं? आप उससे निकाल सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट सेकेंड मीडियम में, यानी किसी दूसरे मीडियम का। यानी कि कहने का मतलब मेरा साफ साफ यही है कि इस 4 चीज़ में से अगर 3 टर्म आपको दिए होंगे तो चौथा आप निकालें, चाहे वो कोई भी टर्म हो। और ये तो आपको पता ही है कि इस तरह से निकालना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में आ गया। और रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट में क्या होता है कि एक मीडियम हम एयर को रखते हैं या वैक्यूम को रखते हैं। एक मीडियम हम क्या रखते हैं? एयर या वैक्यूम को रखते हैं। और रिलेटिव में क्या होता है कि उसमें दोनों मीडियम अलग अलग होते हैं कि किसके रिस्पेक्ट में रखना है वो अलग। जो एग्जाम में आपको पूछा जाएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का कितना होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का कितना होता है। डायमंड का मैंने आपको 2.42 निकाल के दिखाया, ग्लास का 1.5 निकाल के दिखाया था पिछले क्लास में, वो भी वीडियो देखिएगा, इससे रिलेटेड है, बहुत ज़रूरी है। तो उस कंडीशन में क्या हुआ था कि उस कंडीशन में हमारा ये पूछेगा नहीं, तो ये पूछेगा एयर के रिस्पेक्ट में ही पूछेगा। अगर इसमें अलग अलग में पूछता है तो 4 चीज़ में कोई 3 चीज़ या 2 चीज़ आपको दिया हुआ रहेगा, दोनों का स्पीड, तब आपको निकालने के लिए कहेगा। तो ये कॉन्सेप्ट उम्मीद है कि आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं, जो हमें करना है वो करना है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या करना है? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि रिफ्रैक्शन का लॉ करना है। इसमें सबसे पहला लॉ जो हमारा कहता है वो क्या कहता है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे लाई ऑन अ सेम प्लान। लाई ऑन अ सेम प्लान क्या होता है? इंसिडेंट रे नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे सेम प्लान में लाई करते हैं। कैसे? इसका मैं एक ज़बरदस्त आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। सिंपल एग्जांपल नहीं लूँगा, थोड़ा सा हट के एग्जांपल लूँगा। मान लीजिए कि ये एक ग्लास स्लैब है। क्या है? ये एक ग्लास स्लैब है। अब क्या हुआ कि एक लाइट आई इंसिडेंट रे जो इस ग्लास स्लैब के ऊपर यहाँ पे पड़ी, तो जिस पॉइंट पे पड़ती है उस पॉइंट पे हम क्या खींचते हैं? नॉर्मल लाइन खींचते हैं। क्या खींचते हैं? नॉर्मल लाइन खींचते हैं। ये क्या है? इंसिडेंट रे है, आई से डिनोट करता हूँ। ये क्या है? नॉर्मल लाइन है, एन से डिनोट कर रहा हूँ, नॉर्मल खींचता हूँ। अब क्या हुआ कि ऊपर एयर है, यानी कि ये रेयर मीडियम है। ऊपर एयर है तो कौन सा मीडियम है? रेयर मीडियम है। ग्लास के रिस्पेक्ट में तो एयर रेयर ही ना है, तो रेयर मीडियम है। इससे जब ये ग्लास में जाएगा तो ये क्या होगा? नॉर्मल के पास आएगा, यानी कि टुवार्ड्स द नॉर्मल आएगा। तो चलिए, टुवार्ड्स द नॉर्मल आया। ये क्या हो गया? लाइट टुवार्ड्स द नॉर्मल आया। इसको मैं आर लिख देता हूँ कि नहीं कि रिफ्रैक्टेड रे हो गया। देख रहे हैं आप? अब क्या हुआ कि ये लाइट फिर मैं ग्लास स्लैब से बाहर निकालता हूँ। तो ग्लास स्लैब से जब मैं ये लाइट को बाहर निकालूंगा तो अब जिस पॉइंट पे ये पड़ा उस पॉइंट पे फिर से नॉर्मल आएगा। अब क्या हो गया? अब ये हो गया इंसिडेंट रे। अब नेक्स्ट टर्म के लिए क्या हो गया? इंसिडेंट रे। अब ये क्या है? ग्लास स्लैब तो डेंसर है। ग्लास स्लैब क्या है? डेंसर है। ठीक है, ग्लास स्लैब डेंसर है। अब क्या हुआ कि डेंसर से फिर रेयर में हम भेज रहे हैं, यानी कि ग्लास से फिर क्या भेज रहे हैं? बाहर भेज रहे हैं। तो अब क्या होगा कि ये दूर जाएगा। ये क्या होगा? नॉर्मल से, ये नॉर्मल है और इससे अवे जाएगा। ये कौन सा हुआ? अब रिफ्रैक्टेड रे हुआ। तो ये मैंने एग्जांपल के लिए आपको समझाने के लिए लिया। देखिए, पहले रेयर से डेंसर में आया तो नज़दीक आया, और फिर बाहर निकलने लगा तो क्या आया? दूर आया। तो यहाँ पे एक साथ मैंने 2 बार रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किया। एक साथ मैंने क्या किया? 2 बार मैंने यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किया। और दोनों में आप देख सकते हैं कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे एक ही प्लेन पे आ रहा है। इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे दोनों क्या हो रहा है? एक ही प्लेन पे आ रहा है। दोनों टाइम में दोनों रे क्या होता है? एक ही प्लेन पे आ रहा है। ऊपर से अगर मैं रेयर से डेंसर आ रहा हूँ तो भी एक ही प्लेन पे है, डेंसर से रेयर ले जा रहा हूँ तो एक ही प्लेन पे है। और ये एक आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का बढ़िया एग्जांपल भी हो गया कि एक साथ 2 बार रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मैंने आपको करके दिखा दिया। तो
पहला वाला जो है लॉ आपका क्लियर हो गया होगा। दूसरा लॉ क्या होता है, ये होता है साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं स्नेल्स लॉ। क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ कहते हैं। अब ये स्नेल्स लॉ क्या है, इसको हम पढ़ते हैं कि स्नेल्स लॉ, ये साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट क्यों है। तो स्नेल्स लॉ को देखते हैं, इधर हम देख लेते हैं स्नेल्स लॉ को। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, स्नेल्स लॉ क्या कहता है, अभी मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि एक मीडियम है, ऊपर रेयर मीडियम है, नीचे डेंसर मीडियम है। अब क्या हुआ, ये क्या है, मीडियम है हमारा, मीडियम है। अब क्या होगा यहाँ पे कि लाइट जो है रेयर मीडियम से आ रही है, ठीक है, रेयर मीडियम से आ रही है, इंसिडेंट रे हमारा, और इस पॉइंट पे क्या बना, नॉर्मल बनेगा। जिस पॉइंट पे पड़ेगी वहीं पे क्या बनेगा, नॉर्मल बनेगा। और डेंसर में जा रही है तो वो क्या हो रही है, नज़दीक आ रही है। वो क्या आ रही है, नज़दीक आ रही है, दूर नहीं जा रही है, नज़दीक आ रही है। किसके, नॉर्मल के नज़दीक आ रही है, टुवार्ड्स द नॉर्मल आ रही है। अब यहाँ पे जो एंगल बना इसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और यहाँ पे जो एंगल बना इसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब क्या करना है हमको, स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि हम मीडियम चेंज नहीं करते हैं। हम क्या करेंगे, मीडियम चेंज नहीं करेंगे। अब क्या होगा कि यहाँ पे जो इंसिडेंट रे आएगा कुछ अलग एंगल से आया। क्या है, उसी मीडियम की बात करते हैं, मीडियम हम चेंज नहीं किए हैं, मीडियम सेम रखें, कुछ अलग एंगल से आया। यहाँ पे क्या हुआ, नॉर्मल। और अब फिर रेयर से डेंसर में आया तो फिर क्या हुआ, ये अवे आया। अब इसको मानते हैं कि I1 हो गया, यानी कि इंसिडेंट रे 1, इंसिडेंट एंगल 1 और रिफ्रैक्टेड एंगल क्या हुआ, 1। ठीक है, इसी तरह से एक और बार करते हैं कि चलिए कुछ अलग तरीके से और आया, नॉर्मल आया, थोड़ा तिरछा करना पड़ेगा। अब इस समय हमने क्या लिया कि एंगल कुछ और लिया, तो फिर ये नज़दीक आया। ये हो गया I2 रख लीजिए, ये एंगल R2 रख लीजिए। अब स्नेल्स लॉ समझ में आपको आ जाएगा। स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि पहला वाला I बाय R, यानी कि साइन I बाय साइन R, ये बराबर होगा किसके, साइन I1 बाय साइन R1 के। और ये बराबर होगा किसके, साइन I2 बाय साइन R2 के। इससे आपको क्या समझ में आया, इससे आपको ये समझ में आया होगा, स्नेल्स ने यही कहा है कि अगर, स्नेल्स ने यही कहा है, ये साइंटिस्ट स्नेल्स ने यही कहा था कि अगर मीडियम चेंज ना हो, अगर मीडियम चेंज ना हो तो इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे का जो रेशियो है, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे का रेशियो जो है, चाहे हम किसी भी एंगल से लेके आएंगे, किसी भी एंगल से लेके आएंगे, वो हमेशा बराबर होगा। मान लीजिए कि ये 20 है, ये 10 है, मान लीजिए कि ये 30 है, ये 15 बना हमारा, ये 40 बना और ये 20 बना हमारा। तो 20/10 बराबर 30/15 बराबर 40/20। सब में देखिए आपको 2, 2, 2, यानी कि 2 = 2। समझने वाली बात है कि तीनों क्या आएगा, हमेशा बराबर आएगा। मीडियम चेंज होगा तो कितना भी आएगा, चाहे एंगल चेंज हो, यहाँ 20 का एंगल था, यहाँ 30 का एंगल था, यहाँ 40 का एंगल था, उसके बाद भी हमारा क्या हुआ कि इनका रेशियो जो है वो क्या आया, सेम आया। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला लॉ जो था वो था कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे जो है एक ही प्लेन पर लाई करती है, जो कि मैंने आपको एक बढ़िया एग्जांपल देके बता दिया। दूसरा लॉ स्नेल्स लॉ था कि साइन I बाय साइन R = कांस्टेंट होता है। वो क्यों कांस्टेंट होता है, क्योंकि सब का रेशो क्या आता है, हमेशा बराबर आता है। अगर मीडियम चेंज ना हो, ये बात ध्यान रखिएगा, मीडियम अगर चेंज नहीं होगा तो साइन I बाय साइन R का जो रेशियो होगा वो हमेशा बराबर होगा। मैंने ज़्यादा टाइम लिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको समझाने के लिए, क्योंकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया होगा तो इसको
अगर ना समझ में आए तो एक बार दोबारा देखिएगा। किसी प्रकार की क्वेरी हो तो कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे और बहुत अच्छा टॉपिक लेके आएंगे। आपके लेटरल डिस्प्लेसमेंट लेके आएंगे और रियर डेप्थ और अपीयरेंट डेप्थ लेके आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।